बच्चों को छोड़िए, उनको शिक्षा देने वाले शिक्षक के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात। और छोटी सी उम्र में ही समझ जाएगा कि उसके धर्म, उसके मजहब की कदकाठी, उसकी देश की औकात के आगे बहुत बौनी है। वर्ल्ड बैंक उनको पैसे भी देता है, पैसे देने के साथ साथ कुछ सलाह भी देता है और कहता है छोटे पर मिलने वाले राशन की तरफ बांटा, अपने धर्म और अपने मजहब को बचाए। कि खेत खलियान गाय भैंस से निकल ये बच्चे अगर स्कूल की चौखट लांग कर स्कूल पहुंचेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे, और पढ़ने में पढ़ेंगे इतिहास की किताबों को, तो पढ़ना शुरू करेंगे राजनीति विज्ञान की जनक अरस्तू के बारे में। पढ़ने जाएगा तो पढ़ेगा भगत सिंह की किताबों को। तो वहीं सरकारी स्कूल जर्जर और खंडहर होते चले जा रहे हैं। तो भारत में प्राइवेट स्कूल नहीं, एनजीओ के नाम पर खोली गई एक मॉल है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, संत गौड़िया बाबा की एक लाइन है कि अगर घर में पैसे की तंगी हो तो अपने घर के बर्तन बेच दो। अपनी औरत को अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, कोई बात नहीं चलेगा। मेहमानों की अच्छी खातिरदारी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अपने घर के बच्चों को पढ़ाओ जरूर। क्योंकि अगर वो पढ़ गया तो तुम्हारे परिवार की स्थिति बदल सकता है, वो तुम्हारे समाज की स्थिति बदल सकता है, वो तुम्हारे देश की स्थिति बदल सकता है। लेकिन 1991 में जब भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। वो वर्ल्ड बैंक से उधार लेने की वर्ल्ड बैंक को जाते हैं, वहां से वर्ल्ड बैंक उनको पैसे भी देता है, पैसे देने के साथ साथ कुछ सलाह भी देता है और कहता है कि अपने देश में एलपीजी लागू करो। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। वहां से आने के बाद इस समिति ने स्कूलों समेत न जाने कितनी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, और उसके बाद स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोलने के लाइसेंस कोटे पर मिलने वाले राशन की तरफ बांटा गया। 1990 से पहले स्कूलों की संख्या कुछ हजारों में हुआ करती थी, प्राइवेट स्कूलों की संख्या कुछ हजारों में हुआ करती थी, वो अब लाखों को पार कर चुकी है। सरकारी स्कूल और जर्जर होते चले गए और प्राइवेट स्कूल नए नए बनना शुरू हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ किसका? गरीबों का। गरीबों की पढ़ाई बंद होने लगी और अब वो करें क्या? जाएं खेत खलियान में गाय भैंस चराएं और अपने धर्म और अपने मजहब को बचाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इस देश को नहीं, इनकी धर्म और इनकी मजहब को। क्योंकि ये सरकार जानती है कि खेत खलियान गाय भैंस से निकल ये बच्चे अगर स्कूल की चौखट लांग कर स्कूल पहुंचेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे, और पढ़ने में पढ़ेंगे इतिहास की किताबों को, तब वो समझेंगे कि सभ्यताओं के स्टार्टिंग से ही शासक वर्ग अपने फायदे के लिए जनता को लड़ाता रहा है। वो पढ़ना शुरू करेंगे राजनीति विज्ञान की जनक अरस्तू के बारे में, जिसने लिख रखा है कि राजा वही होता है अच्छा जो राजनीति करना जानता हो। पढ़ने जाएगा तो पढ़ेगा भगत सिंह की किताबों को, फिर देश प्रेम के लिए अपने बालों को सफेद होने का इंतजार नहीं करेगा, और छोटी सी उम्र में ही समझ जाएगा कि उसके धर्म, उसके मजहब की कदकाठी, उसकी देश की औकात के आगे बहुत बौनी है। या फिर पढ़ेगा महात्मा गांधी की किताबों और फिर जानेगा कि उसकी बढ़ती उम्र और उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी देश प्रेम के बलिदान के आगे कुछ नहीं। पढ़ने जाएगा तो सवाल पूछेगा कि इतने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद भी सरकारी स्कूल जर्जर क्यों होते जा रहे हैं। वो पढ़ने जाएगा तो सवाल पूछेगा कि इतने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद भी सरकारी अस्पताल खंडहर में क्यों तब्दील हो रहे हैं। वो पढ़ने जाएगा तो सवाल पूछेगा कि आरटीओ बनवाते समय अलग टैक्स, कार बाइक लेते समय अलग टैक्स, पेट्रोल डीजल खरीदते समय अलग टैक्स, टोल क्रॉस करते समय टोल टैक्स, इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी हर साल भारत में 30,000 से अधिक एक्सीडेंट खराब रोड होने की वजह से क्यों होता है। वो पढ़ने जाएगा तो सवाल पूछेगा कि यूपी में 90,000 से अधिक सीटें खाली होने के बावजूद भी यूपी में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। तो इसके लिए सरकार ने सबसे सही और सबसे सरल उपाय अपनाया कि इनको शिक्षा से ही, इनको एजुकेशन से ही दूर रख देते हैं। सब कुछ समझाने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मुझे यह भी लगता है कि ये वीडियो जो है बहुत लोगों को हजम नहीं होने वाला, लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा तथ्यों के साथ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया, और उस वक्त के राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 352 के तहत भारत में इमरजेंसी लगा देते हैं, ये कहते हुए कि भारत इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और ये इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला, और इसी दौरान 18 दिसंबर 1976 को भारत में 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया। और इसी समय भारत के संविधान में बहुत से बदलाव भी किए गए,
जिसकी वजह से इस संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में इसी वक्त 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये वीडियो जो है पहला शब्द यानी समाजवादी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आए। समाजवादी का वैसे तो अर्थ होता है कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसको पाटने का सरकार काम करेगा, यानी लोग जो है लोगों का शोषण न कर पाए, इसलिए समाजवादी शब्द का यूज किया गया था इस संविधान संशोधन में। और सबसे मूल जरूरत पढ़ाई और दवाई के लिए किसी का मुंह देखना न पड़े, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इसमें भी खासकर लड़कियों को अधिक दिक्कतें होती थी दूर तक स्कूल जाने में। फिर 2009 में RTE यानी राइट टू एजुकेशन लाया गया, जिसके तहत एक नियम बनाया गया कि भारत में हर 6 से 14 साल का बच्चा अब पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई जो थी वो मुफ्त कर दी गई। और इसी के तहत यानी RTE 2009 के तहत ही एक नियम बनाया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल और हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक अपर प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, ताकि बच्चों को दूरी तय करने में दिक्कत न हो। एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना भी चाहिए कि कम से कम पढ़ाई और दवाई मुफ्त मिले। ये जो स्क्रीन पे नोटिस दिख रहा है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। ये नोटिस पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर टहल रहा था, जिसमें ये लिखा है कि यूपी में ऐसे स्कूल जहाँ पर 50 बच्चे से कम बच्चे पढ़ते हैं उसे पड़ोसी स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। जब विपक्ष और लोग इसके खिलाफ बोलना शुरू किए तो सरकार कह रही है कि ये नोटिस जो है वो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बल्कि ये फेक नोटिस है। चलिए माना कि यूपी में अब 27,000 स्कूल जो है वो बंद नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 26,000 से अधिक स्कूल 2018 से अब तक बंद हो चुके हैं। यूपी में 2018 में कुल 1,63,142 सरकारी स्कूल हुआ करती थी, जो 2020 में 1,37,000 हो गए। जबकि देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2018 में 3,25,000 हुआ करती थी, वो 2020 में बढ़कर 3,40,000 हो गई। और सिर्फ यूपी में 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, इसमें से 50,000 से अधिक स्कूल नेताओं के, जिन्हें जनता चुनकर सांसद और विधायक बनाती है, वही नेता स्कूल खोलता है। और भारत में प्राइवेट स्कूल नहीं NGO के नाम पर खोली गई एक मॉल है। वही किताबें जिसे NCERT 50 से 200 रुपए में बेचती है, उन्हीं किताबों को ये प्राइवेट स्कूल वाले 500 से 1000 रुपए में बेचते हैं। और मजबूरन लोगों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि खरीदेंगे नहीं तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिले। ये स्कूलों के मालिक अपने स्कूलों में 5-5 किस्म के ड्रेस लगवाते हैं, बिल्डिंग का चार्ज अलग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अलग लेते हैं। और फीस तो इनका इतना रहता है कि भरते भरते इंसान खत्म हो जाए। एक सामान्य इंसान तो खत्म ही हो जाए, लेकिन इनका फीस जो है वो खत्म नहीं होने वाला। और मजबूरन लोगों को ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी स्कूल खोलने की, सरकारी स्कूल बनवाने की, सरकारी स्कूल की मरम्मत करवाने की, वो तो खुद प्राइवेट स्कूल खोलकर पैसे ऐंठ रहे हैं। और जनता के पैसों से बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलें बनाए जा रहे हैं। तो वहीं सरकारी स्कूल जर्जर और खंडहर होते चले जा रहे हैं। और इसी जर्जर खंडहर में गढ़े जा रहे हैं भारत के भविष्य। इन खंडहरों मतलब स्कूल को कह रहा हूँ, उन स्कूलों में बच्चों को छोड़िए, उनको शिक्षा देने वाले शिक्षक के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है। और ये नेता लोग इन्हीं शिक्षकों के लिए अलग अलग तरीके के नियम निकाल देते हैं, जिससे शिक्षक अलग दबाव में रहता है। शिक्षकों के बारे में कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाए। खैर, 27,000 स्कूल बंद तो नहीं होने वाले, लेकिन 1,37,000 स्कूल जो हैं वो भी बद से बदतर होते चले जाए। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।